तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एंड जो लोग मेंस नहीं भी लिख रहे हैं वो भी अभी मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स एंड हियर इज ए इंट्रोडक्शन अबाउट मी, सो यू कैन सी इट एंड लेट अस मूव ऑन टू द वीडियो नाउ। सो व्हाट लर्निंग्स टू टेक फ्रॉम माय एंथ्रोपोलॉजी स्कोर। आज जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें सारा निचोड़ है जो कि जब मैं मेंस लिख रहा था उस समय मैंने क्या क्या चीजें सीखी, क्या क्या फेज से मैं गुजरा, जो भी उसमें उस समय जो हार्ड वर्क किया था उसमें क्या क्या चीजें बाहर निकल के आई जो लर्निंग्स के रूप में मुझे मिली। तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसके आपको ये मदद मिल सकती है कि आपका टाइम बचेगा। और इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है। टाइम के अलावा कुछ भी इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम टाइम अब मिलेगा और जब एग्जाम होगा दोनों पेपर्स के बीच में तब आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और उस टाइम को परफेक्टली किस तरह से यूटिलाइज करना है वो हम देखेंगे। और ये एंथ्रोपोलॉजी का स्कोर है, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा था, बट वहाँ से कुछ सीखने को हमें ज़रूर मिला था। छह चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड टाइम बिफोर द मेंस, व्हाट एक्स्ट्रा। ये जो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट है इसमें खासकर ये बताया गया है किस तरह से आपका आंसर अच्छा बनेगा, आपका आंसर यूनिक बनेगा, आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट बन जाएगा। और ये लास्ट का जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। सो रीजंस व्हाई आई कुडंट स्कोर वेरी हाई इन एंथ्रो। पहली बात तो यही थी कि जब तक मुझे स्ट्रेटजी एग्जैक्ट जो मेरा टेम्पलेट है लिखने का, मुझे जब तक वो क्लियर हुआ तब तक काफी टाइम जा चुका था। आई डिड नॉट अटेम्प्ट द होल पेपर बट आई हैड टाइम। मेरे पास टाइम बच गया था बट स्टिल एक पेपर में 25, एक पेपर में 30 अराउंड मार्क्स में नहीं अटेम्प्ट किया था मैंने। बिकॉज एक बात तो ये हुई थी कि जो क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था उस समय, वो पहला ही क्वेश्चन था और उसमें अगर मैं कोई जनरल कंटेंट लिख देता जो कि रिलेटेड ही नहीं था उस टॉपिक से तो पहला इंप्रेशन गलत पड़ जाता। ये बात मेरे उस समय दिमाग में थी और इसीलिए मैंने उस चीज को अटेम्प्ट नहीं किया था। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने काफी सारे टॉपिक्स रट लिए थे, एकदम पूरे याद ही कर लिए थे, बट वो स्टैटिक कंटेंट ही था। उसके साथ मैं करंट अफेयर्स ऐड कर पाता, इतने में टाइम चला जा चुका था। क्योंकि आप स्टैटिक कंटेंट को प्रिपेयर करने में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बिकॉज सारी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, ऐसा तो है नहीं कि छोटी यूनिट है तो हम इसको छोड़ देंगे या फिर बड़ी यूनिट है तो इसमें हम ज़्यादा याद करेंगे। इस छोटी यूनिट में से भी एक अगर आपने अच्छा क्वेश्चन बना दिया एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टैटिक पार्ट जो कि सबके साथ कॉमन होता है वो ही मैं प्रिपेयर करके गया था और उसके अलावा जो करंट अफेयर वाला है वो मैं उसमें एड ऑन नहीं कर पाया था। तो पहली मिस्टेक तो यही थी। तो इसीलिए मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था। और जो दूसरा पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन वो मुझे आता नहीं था, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले वाला जो क्वेश्चन था वो वाला जो था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। ठीक है। तो ये एक मिस्टेक उस समय हुई थी कि कंटेंट की पूरी कवरेज मैं अपने टाइम में नहीं कर पाया था। दूसरा है, बाय द टाइम आई गॉट करेक्ट स्ट्रेटजी इट वाज वेरी लेट एंड आई हैड वेरी लेस टाइम। तो इसका हमें आंसर क्या करना है कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, इससे हमें क्या सीख मिलेगी कि जब भी आप कोई स्टैटिक टॉपिक कर रहे हो, है ना, उसी के साथ आप क्या कर लो, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी, है ना, कोई भी एग्जाम्पल जो कि आप या तो मैगजीन से लो कहीं से या फिर आप न्यूज़पेपर से लो, वो उसी टाइम उसमें ऐड ऑन करके लिख लो। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। आंसर लिखने का हर किसी का एक टेम्पलेट तैयार होता है। जब आप कोई भी आप जिन आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज लिखी है कि GS1 GS2 या GS3 GS4, उसमें आपका एक लिखने का स्टाइल है कि अगर ऐसा कोई स्टैटिक कम प्योरली स्टैटिक आता है कि फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो आप उसमें पॉइंट वाइज ये लिख दोगे और लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे। अगर आपको ज्योग्राफी को एक क्वेश्चन मिलता है तो आप कुछ मैप सा बनाओगे और साइड में, तो आपका एक टेम्पलेट रेडी है उस चीज के लिए। उसी तरह एंथ्रोपोलॉजी में भी एक टेम्पलेट आपका अपने आप ऑटोमेटिकली रेडी होने लग जाएगा। हाउ टू यूटिलाइज द लिमिटेड टाइम बिफोर द मेंस। बहुत कम टाइम मिलेगा और उसके अंदर आपको प्रॉपरली यूटिलाइज किस तरह से करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि काफी सारे पैटर्न रिपीट होते हैं। जैसे 2019 है वो 21 में आएगा, है ना, फिर 2021 वाला है वो 23 में आता है। मोस्टली ऐसा देखने को मिला है पिछले कुछ पास्ट ईयर्स में। 2018 वाला 2020 में
आता है क्वेश्चन। 2020 वाला 22 में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे जो मुझे पता थे कि यही आने वाले, है ना। एक इंस्टिंक्ट आ रही थी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था, सारे इंट्रोडक्शन याद कर लिए थे, सबके कंक्लूजन याद कर लिए थे कि अगर ये पूछेंगे तो मैं यही इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ये पूछेंगे तो यही कंक्लूजन लिखना है। बॉडी में तो आपको चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। Do a little research over it, do a write up related to it of about one page which contain special and unique example about it। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग कहते हैं मैं मल्टीपल सोर्सेज नहीं रेफर करता, भाई मैं तो एक ही जगह से देखता हूँ सब कुछ। देखो एक जगह से आप देख रहे हो और एक ही सोर्स को फॉलो कर रहे हो, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करना पड़ता है, ठीक है। देखो इस लाइन के पीछे मतलब क्या है, बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि आप अपना एक सोर्स रखो, एक सोर्स रखो। वो सोर्स, एक सोर्स रखने का मीनिंग क्या होता है, मैं वो आपको इन डेप्थ बताता हूँ। होता क्या है कि आप जब कोई भी टॉपिक देखते हो, आप 5 जगह उसके सर्च करते हो, आप 5 जगह उसको सर्च करते हो, तब जाके आपको कुछ अच्छे पॉइंट निकल के आते हैं। तो आपको करना क्या है, वो आपको उस एक पेज में वो सारी चीजें नोट कर लेनी है जो आप 5 जगह से ढूंढ के लाए, वो आपका बन गया वो एक सोर्स जिसको आपको रेफर करना है। आप समझ पा रहे हो कि आपको एक ही सोर्स रेफर करना है, कौन सा, ये वाला एक पेज जिसमें आपने 5 अलग अलग सोर्सेस से लिखा था पहले। तो आपको ये अपना एक सोर्स बना के रखना है और इसी के अंदर आपको क्या बार बार रिवीजन करना है। और ये जब आप बना रहे हो एक पेज, ये इंट्रो और बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। वाई, बिकॉज आपको आंसर भी इसी फॉर्मेट में लिखना है, आपको वहां जाके नोट्स तो बनाने नहीं है। तो आपको आंसर के फॉर्मेट में ही अपने नोट्स तैयार करने, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो ब्रेन की ट्रेनिंग होगी वो इसी तरह से होगी। फिर जो एग्जांपल्स आप देखो, पीएम मन की बात, राज्यसभा टीवी, इनमें बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स मिलते हैं। इनमें इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं योजना मैगजीन्स में। आप सीधे उठा, जैसे एक पूरी मैगजीन थी जो ट्राइबल कल्चर के ऊपर बेस्ड थी योजना की, तो आप वो सर्च करोगे उसमें आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं उसका एक वीडियो भी बना के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको बता दूंगा, तो वो आप अपने उसमें आंसर के नोट्स में आप उसको उतार सकते हो। फिर डायग्राम्स, देखो डायग्राम इतना बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है कि आप 10 लाइन में जो चीज लिखना चाहते हो वो आप एक डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो, और इतना अट्रैक्टिव दिखता है। जब भी कोई कॉपी चेक करता है तो उसको ये डायग्राम दिखते ही वो सारी चीजें समझ जाता है कि हाँ। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि वो डायग्राम आपको रटना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं वहां जाके इस डायग्राम को बना दूंगा, एक्स एक्सिस कर लूंगा, वाई एक्सिस बना दूंगा। आपको ये डायग्राम रट के ही जाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन दिखते ही ये टॉपिक जहां दिखेगा वहां डायग्राम बना दूंगा। रट लो उस चीज को, छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करो। जैसे आपको डायग्राम्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, जो कि पेपर 2 में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एससी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, उनके अलग अलग ग्राफ्स भी अवेलेबल होते हैं कि इनकी एजुकेशन रेट जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, नेशनल एवरेज यहाँ तक है, लेकिन इतना डाउन है एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटीज का। तो उस चीज को आप लिखने के बजाय ग्राफ में बनाओ, भले ही आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए सर्च करने में नेट पे कि इसका ग्राफ कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप उस ग्राफ को एक बार रख लो, नोट्स में डाल लो, और उसके बाद आपको फिर दूसरा चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके पास एक सॉलिड कंटेंट तैयार हो गया जो आपके आंसर को यूनिक बना देगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्यादा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो सर्च करने में ही, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। आपको ऑटोमेटिकली, आप इतने समझदार हो कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार इस चीज को हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में रख सकते हैं। फिर दूसरी चीज है, डेटा कलेक्टेड रिलेटेड टू द टॉपिक्स शुड बी देन पुट इनटू टेबुलर फॉर्मेट। जैसे आपको डेटा मिला, कोई भी डेटा मिला कि यहाँ का जो है नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, ट्राइब्स की हम बात करें, तो वहाँ का एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो आप उसको दर्शाओगे कैसे, एक टेबल बना दो, है ना, ऐसे टेबल बनाओ और यहाँ लिख दो इंडिया का एवरेज, यहाँ लिख दो नॉर्थ ईस्ट का, और यहाँ उनकी डेटा लिख दो। ठीक है, आपको और भी लगे तो आप इसका ग्राफ बना के भी दिखा सकते हो। उससे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत इस चीज के ऊपर मेहनत की है। What extra things you are required to done for making the answer unique? वाइज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वाइजली रेफर मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज आप सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको एक पेज में लिख लो और उस एक पेज को छोड़ो मत। और फिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, उसके लिए तो वो तो इतना बड़ा टॉपिक है कि मैंने एक अलग से वीडियो ही बना दिया है, वो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनेंगे कैसे। और वो जो शॉर्ट नोट्स का मेथड है वो ऑप्शनल में भी काम करता है।
फिर ये आपके प्राइमरी नोट्स हो गए। सी द सोर्स ओनली व्हेन यू फील एनी डाउट। आपको मोस्टली शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने, बार बार मेन सोर्स पे मत जाओ। जब आपको मेन सोर्स पे कब जाना है, जब आप इसमें आपको डाउट आ रहा हो कि कोई पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा हो, है ना। जैसे कि आपने क्या किया, आपने 10 पॉइंट हैं तो उसमें से आपको 7-8 याद हो रह जाते हैं। 7-8 आपको पॉइंट्स याद रह जाएंगे कि इसमें ये था, सेकंड पॉइंट ये था, है ना। और इस तरह से, और जो बाकी 2-3 पॉइंट जो आपको याद नहीं रह रहे हैं वो आप शॉर्ट नोट्स में डालो और उनको बार बार रिवाइज करो अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। फॉर प्रेजेंटेशन इंप्रूवमेंट कीप द टेम्पलेट्स रेडी। हमने टेम्पलेट्स की भी बात कर ली कि आपका आंसर का तरीका आपको पता ही होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। जैसे आपने देखा कि हाँ, ये शिवापैथिक है, रामापैथिक है, इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन की डेटा भी याद कर लो कि दिस वाज फाउंड इन दिस मच दिस ईयर, है ना। ऐसा आप लिख लो। इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, एक डेटा के साथ इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप बॉडी में जो भी डिमांड पूछ गई क्वेश्चन की वो, और कंक्लूजन में आप क्या दोगे, कंक्लूजन में भी उसी से रिलेटेड कोई डेटा फैक्ट, या किसी, जैसे सपोज करो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, या फिर कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें कोई गवर्नमेंट का गोल दिखता हो, गवर्नमेंट का डाटा दिखता हो, इस तरह की आप कर सकते हो। ठीक है। और खासकर पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, है ना। और पेपर 1 में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप लिख रहे हैं कंक्लूजन, तो आप उसको किसी थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ पेपर कर सकते हैं। पेपर 1 को पेपर 2 से आप लिंक करके कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये वहां भी ऐसा यूटिलाइज होती है चीज। तो ये सब चीजें आपके आंसर को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। तो ये सारी चीजें थी। और मैप प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। जैसे हम लैंग्वेजेस का क्वेश्चन आया था पिछली बार, है ना। तो लैंग्वेज में आपको वो मैप याद ही रहना है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम यूपीएससी जो है वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है, एनालिटिकल पूछता है, लेकिन ऑप्शनल में आपको बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। मैप प्रैक्टिस एक ऐसा है कि आपको देखो पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज यहाँ है, ये लैंग्वेज यहाँ है, ये लैंग्वेज यहाँ है। आप उसको 10 बार बनाओ, क्योंकि वो आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है। आप सपोज करो कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसको इतनी बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि वो आप चाह के भी उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको वो क्वेश्चन दिखेगा तो आपको याद रहेगा कि इसमें मैप बनाना है। अक्सर ये होता है कि आपको पता तो रहता है, आप भूल जाते हो मैप बनाना, है ना। फिर बाद में आप सोचते हो कि यार इसमें मैप बहुत जरूरी था। तो वो अफसोस होने से अच्छा है कि आप उसकी पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये क्वेश्चन, जैसे जीएस का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जीएस के अंदर आईआर का पेपर है। आईआर में क्या होता था, जैसे नेपाल के साथ करना है ना, भूटान के साथ करना है, बांग्लादेश के साथ करना है, किसी का भी रिलेशन, तो आप याद कर लेते थे कि आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे मैं यहाँ बना के आऊंगा। ज्योग्राफी में पूछा कुछ क्वेश्चन तो मैं रिंग ऑफ फायर इस तरह बना के आऊंगा। उसी तरह से मैप का रोल भी यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज दिखानी है मैप में बना के। ये आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करेगा। फिर मेमोराइज, एनालाइज, रिलेट, प्रैक्टिस। ये क्या चीज है? रिलेट का मतलब पेपर 1 और 2 को आप रिलेट करो, वहाँ के टॉपिक्स को आप रिलेट करो कि हाँ, कि जैसे इंडिया में ये प्रॉब्लम्स है तो हमारे जो थिंकर्स थे उन थिंकर्स ने भी इस तरह से एक थ्योरी दी थी जो कि इंडिया के इस तरह से रिलेट होती है। तो आप वो दोनों टॉपिक को कनेक्ट कर दिया आपने। इसी तरह से आपको दोनों चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। फिर मेमोराइज, आपको रटना है। ये बात आप अभी जितना जल्दी समझोगे आप उतना फायदे में रहोगे। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई नया कंटेंट मिलेगा, मुझे कोई बहुत बड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो आपका कंटेंट है आप उसको भी रट के चले जाओगे, उसके साथ करंट अफेयर्स डालोगे, यूनिक केस स्टडीज डालोगे, एग्जांपल्स डालोगे और उसको रट लोगे। एक सीमा बांध लो अपनी कि मैं इतना ही कंटेंट करूंगा। जो एंथ्रोपोलॉजी से टॉपर्स रहे हैं, आप अगर उनके भी पुराने वीडियोस देखोगे, वो अपने टाइम में जब एग्जाम उन्होंने दिया था उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी थी कि आपके पास जो कंटेंट है, आप उस कंटेंट को पूरा रट लो। आप उस कंटेंट को ये मत सोचो कि मुझे अभी और मिलेगा तब मैं इसको याद करूंगा या प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा। नहीं, आपको रटना ही है, उसमें कोई आपको सेकंड थॉट नहीं देना है। बिकॉज जितना आप रट के जाओगे उतना आप जल्दी इसको वहां पे पेपर पे उतार पाओगे और आपके पास टाइम बचेगा। क्योंकि मोस्टली ऑप्शनल में क्या होता है कि हम इन डेप्थ लिखते हैं तो वहाँ टाइम कम ही बचता है, ज्यादा टाइम बचता नहीं है। आप एकदम लास्ट मिनट तक उस पेपर को पूरा कर पाते हो आप। फिर दूसरा चीज है मल्टीपल रिविजन्स। जैसे ही आपको टाइम मिले अपने शॉर्ट नोट उठाए, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। एनालाइज द टॉपिक प्रॉपरली, आपको टॉपिक को एनालाइज करना है प्रॉपरली। अब इस चीज का मतलब क्या है कि कई कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनालिटिकल नेचर के आते हैं, है ना। जिसमें आपको कोई दो चीजें कंपेयर करने को बोल दिया, तो उस क्वेश्चन की आप प्रॉपर डिमांड भी समझना।
आप ये मत सोचना कि जो मैं रट के आया हूँ बस वो लिख दूंगा, तो इसमें कई बार क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो जाती है, कई दो चीजों का कंपैरिजन पूछ लेते हैं, तो आपको कंक्लूजन भी फिर डिमांड के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो वहां पे ये फंडा नहीं चलेगा कि जो मैं रट के आया हूँ वही लिखूंगा। तो हालांकि इस तरह क्वेश्चन कम आते हैं, मोस्टली स्टैटिक आते हैं। तो सी ऑल द पॉसिबल डायमेंशंस, उसकी सारी डायमेंशंस जो हैं वो आप देख लो कि इसमें मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, है ना। आप अपने पेपर 1 से देख लो, पेपर 2 से देख लो, है ना। इंटरनेशनल डायमेंशन ले लो, आप लेटेस्ट करंट अफेयर की कोई डायमेंशन पुट कर दो। जितनी भी चीजें आप उस एनालिटिकल क्वेश्चन में डालोगे उतना निखर के आपका आंसर आएगा। रिलेट एंड लिंक इट विद अदर टॉपिक्स एंड ऑल्सो लिंक पेपर 1, ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस रिपीटेडली, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। किस चीज की? डायग्राम्स की, एग्जाम्पल की, करंट अफेयर की। आप स्टैटिक कंटेंट तो रट लोगे, याद कर लोगे, इन चीजों की आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। फिर उसके बाद अपने एग्जाम में आईएएस ऑफिसर्स के नाम, आईपीएस ऑफिसर्स के नाम जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस फील्ड में, एंथ्रोपोलॉजी में, उनके आपको नाम कुछ याद रखने हैं। जिन्होंने ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है वो आपको याद रखने हैं, है ना। उसकी कुछ लिस्ट है, अगर तो आप चाहो तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ, और उसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, छत्तीसगढ़ में जिन्होंने ट्राइबल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। फिर डेटा, फैक्ट एटसेट्रा, ये वाला पार्ट आपको ज्यादा रिवाइज करना है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि एक बेसिक थिंग्स हैं जो कि गलत नहीं होनी चाहिए हमारे पार्ट में, और इन मिस्टेक्स को हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और इसमें आपको जितना ज्यादा आप इसमें टाइम देंगे उतना ज्यादा, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है और आपकी रैंक बना सकता है। आप जीएस 1 2 3 तो जितना टाइम दे रहे हैं दे ही रहे हैं, बट मैक्सिमम टाइम आप इसमें डिवोट कीजिए। ठीक है। तो थैंक यू ऑल, एंड इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो मैं और दूसरे वीडियोस बना के उसको कवर कर दूंगा।